हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीपीएससी TRE 3.0 के लिए प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज मैं यहाँ पर तीसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। यह सिर्फ बीपीएससी TRE 3.0 में ही नहीं बल्कि 70वें बीपीएससी में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जीके के 40 प्रश्न को लेकर के यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और 40 में ही 5 गणित के भी प्रश्न हैं। आइए एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आइए एक एक प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है कि 31 नंबर से लिया है मैंने, 70 नंबर तक कुल 40 प्रश्न है यहाँ पर। तो पहला प्रश्न 31 नंबर के रूप में, विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को कहाँ दिया था। आप लोग सभी जानते होंगे कि 1893 में उन्होंने शिकागो में आयोजित हो रहे धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था और वहाँ पर अपना भाषण दिया था। लेकिन ये उस भाषण की चर्चा नहीं की जा रही है। यहाँ पर 1896 में विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर जो सर्वप्रथम अपना भाषण दिया था, ये कहाँ पर दिए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लंदन में। ठीक है, आइए उसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया था। भारतीय रियासतों के प्रति जो अपनी नीति है ये किस अधिवेशन में घोषित किया था, तो इसका सही जवाब हो जाता है नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी नीतियों को रियासतों के प्रति जो थी उसको डिक्लेयर किया था, घोषित किया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। ये अंग्रेजों के खिलाफ एक विरोध था जिसको निष्क्रिय विरोध कहा गया था। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, यह भी प्रश्न हो सकता है आपके लिए कि निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न नहीं है। यहाँ पर है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी किस पुस्तक में किया था, किस पुस्तक के माध्यम से किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम। वैसे मैं बता दूं कि द लाइफ डिवाइन, वंदे मातरम और द मदर ये सभी अरविंद घोष की ही पुस्तक है। लेकिन जिसमें निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो पुस्तक है वंदे मातरम। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 क्या है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान थे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी का नाम आप पहले से ही जानते होंगे। तानसेन है, अकबर है, अमीर खुसरो है और उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं तो विकल्प रहता ही रहता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत ही विद्वान थे, वो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा निकाला जाता है। तो आपको जवाब देना है कि ये किसके सम्मान में निकाला जाता है, भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ और भगवान शिव। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ का मतलब क्या हुआ कि ये श्री कृष्ण भगवान को समर्पित होता है, भगवान जगन्नाथ। तो यहाँ पर रथ यात्रा जो निकाला जाता है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय, यहाँ पर अब आपको इकोनॉमिक्स का प्रश्न आ जाता है। 5 प्रश्न हम लोग हिस्ट्री का यहाँ पर लगातार देखें। अब इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है। तो ये हैदराबाद में स्थित है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में। उसके बाद नेक्स्ट है, छिपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा क्या होती है। तो छिपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा क्या होती है कि श्रम की जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य हो जाती है। ये छिपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या हो जाएगी, वो शून्य हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, तो मुद्रास्फीति का जो कारण है
वह मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रा आपूर्ति मतलब क्या हुआ कि बाजार में मुद्रा ज़्यादा हो जाता है, पैसे जब बाजार में ज़्यादा हो जाता है तो इसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाने के कारण मुद्रास्फीति जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। मुद्रास्फीति में एक प्रश्न बहुत ही पॉपुलर है कि मुद्रास्फीति जब कभी भी लागू हो जाता है बाजार में, मुद्रास्फीति जैसी समस्याएं बन जाती है, तो इस समय सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलता है? तो इस समय सबसे ज़्यादा लाभ जो मिलता है वो ऋणी को मिलता है। ऋणी मतलब जो ऋण ले रखा है, बैंक से कर्ज ले रखा है। सोचिए, समझने के स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ कि यदि आपने किसी से कोई वस्तु ही उधार लिया है, अभी पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई वस्तु उधार लिया है, जैसे कि आप जिस समय धान रोपते हैं हम लोग, उस टाइम किसी से चावल उधार लिए, तो रोपते समय चावल काफ़ी महंगा होता है, लेकिन जब चावल उपज जाता है, धान उपजने के बाद उसको तैयारी करके चावल बना लेते हैं, और जब चावल सबके घर में हो जाता है उस समय आपको रिटर्न करना पड़े तो बड़ी आसानी से रिटर्न कर सकते हैं। तो जब बाजार में मूल्य मतलब वैल्यू बोल सकते हैं, पैसे का वैल्यू बहुत अधिक था, तब आपने कर्ज लिया और मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो गया, मतलब सबके पास पैसा अथाह हो गया, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, उस समय आपको लौटाना पड़ रहा है, बड़ी आसानी से लौटा देंगे। इसी स्थिति को बोलते हैं, जब सबके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, इसी स्थिति को बोलते हैं मुद्रास्फीति। और इसमें सबसे ज़्यादा लाभ ऋणी को होता है, कर्जदार जो कर्ज ले रखा होता है बैंक से या लोगों से, उसको होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्त आयोग के गठन की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। ये याद रखेंगे कि भारत में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से किसी प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त तीनों। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी जिसको छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं, तीनों प्रकार की बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये तीनों उत्तर नहीं होगा, उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, विकल्प डी जो है यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था? तो भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है कि रामानंद ने किया था। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, किस संत ने की थी? रामानंद ने की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? आईने अकबरी जैसा कि आप लोग जानते हैं अबुल फजल की एक पुस्तक है। इस पुस्तक के अनुसार भूमि को कितने वर्गों में, कितने भागों में बांटा था? तो भूमि को 4 भागों में बांटा था, पूलज, परती, चाचर और बंजर। ये 4 भागों में भूमि को बांटा गया था, पूलज, परती, चाचर, बंजर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बना था? आप लोग जानते होंगे कि उस समय जो पहले पारंपरिक तौर पर एक ब्राउन बेस राइफल जो है चलता था, ठीक है, लेकिन इस ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर नए प्रकार के राइफल को लाया गया था और उस नए राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। ब्राउन बेस राइफल अब रिजेक्ट हो चुका था और नया एनफील्ड राइफल आने वाला था या आ चुका था। इसी एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए जो कारतूस होता था, कारतूस के ऊपर में एक लेदर की यानी कि चमड़े की कह सकते हैं कि एक कवर बनी रहती थी। यदि ये कवर क्या करता था, इसमें हवा नहीं लगने देता था। यदि इसमें हवा लग गया तो ये खराब हो जाता था, कारतूस ठीक से छूटता नहीं था। तो इस कारतूस, ये जो लेदर की चमड़े की लेदर की कवर होती थी, इसको दांत से खींचना पड़ता था। ये इतना कड़ा होता था कि हाथ से खींचने पर खिंचाता ही नहीं था, तो दांत से ही खींचना पड़ता था चलाने के लिए। और ऐसी अफवाह या वास्तविकता जो भी रहे, अफवाह फैल गए सैनिकों के बीच में कि ये जो चमड़ा है, लेदर है, यह लेदर सुअर और गाय की चर्बियों से मिलकर बना होता है। तो हिंदुओं की भावना को भी ठेस पहुंच रही थी और मुस्लिमों की भावना को भी ठेस पहुंच रही थी। तो यही कारण हुआ 1857 विद्रोह का
सबसे प्रमुख कारण। तो यहाँ पर क्या कौन कारण बना, तो एनफील्ड राइफल जो है विद्रोह का कारण बन गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है यह लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन जो है विभिन्न मामलों के जानकार तो थे, इसके साथ साथ वह जो प्राचीन स्मारक संरक्षण है वो उसमें काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। इन्होंने भारतीय प्राचीन खंडहरों स्मारकों को संरक्षित करने के लिए एक नियम लेकर के आया, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। ठीक है। कर्जन के समय की सबसे विवादित और जो इम्पोर्टेंट घटना थी वो था बंगाल विभाजन, याद रखेंगे 1905 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अनशन के दौरान जेल में हो गई थी? तो अनशन के दौरान जेल में हो गई थी वसुदेव बलवंत फड़के। वसुदेव बलवंत फड़के की मृत्यु जो है जेल में अनशन के दौरान हो गई थी। इनको जो है कि पकड़ के बर्मा में जेल भेज दिया गया था। वहाँ कैदियों की हालात अच्छी नहीं थी, उनको खाना नहीं मिलता था। इन्होंने जेल से ही क्या किया, अनशन कर दिया, हड़ताल कर दिया, और अंग्रेज भारतीयों पर तो ध्यान देता नहीं था, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। यहाँ से 46 से 50 तक यहाँ पर मैथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3.4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली करता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगा? पूरा नहीं, आधी का खाली हो जाएगा। तो टंकी का व्यास 3 मीटर देने का मतलब ये हुआ कि 3/2 मीटर जो है ये टंकी की त्रिज्या हुई। और टंकी कैसा होगा, तो बेलन के आकार क्या होगा। तो टंकी की धारिता पता कर लेंगे, और जितना पानी अटता होगा उतने ही धारिता, उतने ही आयतन, उससे आधे आयतन को हमको खाली करना होगा। और पाइप द्वारा जो खाली होता है 4 तिया 7 तिया 21 3 24/7 लीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में इतना लीटर खाली होता है। तो धारिता निकाल कर देख लेंगे, उसके आधे धारिता को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो हम बोलेंगे इतना लीटर खाली होता है 1 सेकंड में, तो इसके आधे धारिता खाली होगी कितने सेकंड में। तो जितना सेकंड आएगा वो उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मैं मोटे तौर पर आपको समझा दे रहा हूँ कि जो भी धारिता आएगा, मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर कि 50, 1 मिनट, मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर कि 50 मीटर क्यू जो है इसकी धारिता। तो 1 मीटर क्यू में 1000 लीटर पानी अटता है। ठीक है, 1 मीटर क्यू में 1000। तो जितना भी आयतन आएगा उससे हम निकाल लेंगे कि पानी कितना अटा। अब जो भी पानी अटेगा उसमें क्या करना है कि आप जानते हैं कि 7 या 21 3 24/7 लीटर पानी को खाली करने में सिर्फ 1 सेकेंड लगता है। तो जो भी आयतन आएगा बोलेंगे इतना लीटर को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, और ये निकल जाएगा आपका 16.5 मिनट में वो पूरा टंकी, नहीं पूरा नहीं, आधा टंकी खाली हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाते हैं। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग में प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। बिल्कुल इस प्रकार से बात चल रही है कि इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी काट लिया गया 1-1 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर व्यास, यानी बीच में भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर व्यास कहने का मतलब है कि बीच में भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 4 सेंटीमीटर वाले भुजा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक कोना इस प्रकार से 4 कोना मिला करके एगो हो गया, और फिर एगो हो गया, मतलब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त का क्षेत्रफल उसमें घटा देना है। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, तो 22/7 पाई r स्क्वायर। r का मतलब 1 × 1 1, तो 22/7, और 2 से करेंगे तो 44/7। ये 44/7 हमको किस में घटा देना है, 64 में। इसको घटा करके देख लीजिएगा,
64 में 44/7 घटा कर देख लेंगे, जो भी आएगा उत्तर हो जाएगा। और आएगा क्या, तो वो आ जाना है 68/7। आपका घटाने के बाद उत्तर आ जाएगा। तो ये हो गया विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। कहता है कि 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम यानी लघुत्तम कर लेंगे। तो 7 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 35। अब क्या करेंगे कि देख लेते हैं कि 300, एक बात और भी मैं आपको समझाने के तौर पर यहाँ पर समझा रहा हूँ कि जैसे 18 है और हम पूछेंगे आपसे कि 18 में कितना 3 है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें 3 से भाग दे देंगे और भाग लग जाएगा 6 बार। तो हम ये बोलेंगे कि 18 को बनने में 3 यदि कहेंगे कि कितना बार 3 आएगा, तो 6 बार आ सकता है। आप 3 करके 6 बार जोड़ेंगे तो 18 पूरा जाएगा। उसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि 30 बनने में कितना 35 आता है। तो 300 में 30 नहीं, 300 बनने में कितना 35 आता है, तो क्या करेंगे 300 में 35 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 में 35 से भाग देंगे तो जो भी आए। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे कि 650 में भी 35 से भाग दे देंगे। तो जो भी मान आएगा उसमें क्या करेंगे कि एक मान शायद 18 आता है, 35 से 650 में भाग देंगे तो 18 आएगा, और 35 से जब 300 में भाग देंगे तो ये 8 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 10। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि 300 तक में अब 35 आ रहा है 8 बार, तो 300 के बाद हमको गिनती करना है और 600 तक में गिनना है, तो 1800 में 8 घटा देंगे तो जो भी बचता है ये आपका उत्तर हो जाता है। यहाँ पर 10 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कहता है एक वस्तु को 20% छूट पर 1020 यानी 1020 रुपये में बेची जाती है यदि वस्तु 20% छूट के स्थान पर। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि 20% छूट नहीं देंगे। कितना छूट देंगे, 199 रुपया छूट देंगे। 20% में छूट नहीं दे करके रुपया में छूट देंगे 199 रुपया। तब विक्रय मूल्य कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो देखिए, जब कभी भी 20% छूट दे करके इतना में बेचे हैं, इसका मतलब क्रय मूल्य आपको निकाल लेना है। ठीक है, ये विक्रय मूल्य है और छूट कभी भी क्रय मूल्य नहीं निकलेगा बल्कि अंकित मूल्य निकलेगा। तो 20% छूट दिए हैं तो यहाँ पर अंकित मूल्य हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 10 20 का और 20% छूट दिए हैं। 20% छूट का मतलब कुल मूल्य जो होता है वो 4/5 होता है। और इसका जब उल्टा गुना कर देंगे, उल्टा गुना का मतलब आप 5/4 कर देंगे, 5/4 कर देंगे तो निकल जाएगा अपना क्या, अंकित मूल्य। ये है अंकित मूल्य। तो हम लोग एक बार निकाल कर देख लेते हैं कि कितना है अंकित मूल्य। इसको कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और फिर से 4 पंचे 20, 200 नहीं, कुछ मिस्टेक हो रहा है भाग देने में। एक बार फिर से मैं भाग दूँ। 4 दूना 8 ठीक है, और 2 बचा 22 हुआ, 4 पंचे 20, फिर से 2 बचा, 4 पंचे 20, 255 बार में ये कट जा रहा है। और 255 गुना 5 करेंगे तो 5 है 25, 5 है 25, 2 27 और 5 दूना 10, 2 12, 1275 यानी अंकित मूल्य था 1275। अब क्या करेंगे, 20% छूट नहीं देंगे। छूट कितना देंगे, 199 रुपया। और जब 199 रुपया छूट देंगे तब पूछा कि बताइए अब विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 1275 में से 199 घटा के देख लीजिए। तो 199 जब 1275 में से घटाएंगे तब आपका कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा 1076 रुपया आपका विक्रय मूल्य। कितना हो जाएगा, 1076 रुपया। उसके बाद आपका 50 नंबर हो जाता है प्रश्न। क्या कहता है, राहुल अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, सोनू उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो साथ मिलकर 4 दिन काम करता है तो कुल कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, मतलब कितना काम कर लिया है ये निकाल लीजिए और घटा कर देख लेंगे। आइए बनाकर मैं दिखा देता हूँ। ये प्रश्न थोड़ा ज़्यादा ही आसान है। एक किसी काम को, राहुल को R लिख रहा हूँ मैं। राहुल किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10। और उसके बाद सोनू इसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15। दोनों मिलाकर के एलसीएम हो जाएगा अपना 30। और राहुल 10 गुना 3 30 हो गया, और 15 गुना 2 30 हो गया। इसका मतलब ये होता है कि राहुल जो 10 दिन में पूरा काम कर रहा था
अब टोटल काम हमारे पास 30 यूनिट है, तो 3-3 यूनिट प्रतिदिन काम करके 10 दिन में 30 यूनिट काम पूरा कर देता है। ठीक इसी प्रकार से सोनू जो 15 दिन में काम पूरा करता है, प्रत्येक दिन कितना काम करता है, 2 यूनिट का, 2-2 यूनिट करके 15 दिन काम करता है, 30 यूनिट पूरा कर देता है। दोनों एक साथ काम करता है, तो एक साथ मिलकर काम करेगा तो 3 और 2 5 यूनिट एक साथ काम होगा, तो 5 यूनिट काम हो रहा है और 4 दिन तक करेगा तो कितना काम हो गया, 20 यूनिट काम हो गया, समाप्त। टोटल काम कितना है, 30 यूनिट, बचा कितना, 10। ठीक है, 10 बचा कुल कितने में से, 30 में से कटाएंगे तो 1/3 काम अपना शेष रह जाता है। 20 यूनिट हो गया है और 10 यूनिट बचा हुआ है। इसको निकालते कैसे, जैसे 10 यूनिट बचा हुआ है, ठीक है, कितना में से, तो 30 यूनिट, टोटल काम हमारे पास कितना था, 30 यूनिट, तो 10 यूनिट बचा हुआ कुल 30 में से, तो इसको कटा देंगे, 1/3 आएगा और आपका सही उत्तर हो गया विकल्प ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। यहाँ से ज्योग्राफी का प्रश्न शुरू हो जाता है। किसने अनुसूचित जाति व जनजाति को जनसंख्या के, इसमें पॉलिटी का प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसने अनुसूचित जाति व जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश की थी? ये अशोक मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी। अनुसूचित जाति व जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 होता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में गलत विकल्प का चयन करना है। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था उसके बारे में क्या गलत है, ये आपको खोजकर निकालना है। तो उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव थे, ये सही है या गलत, आपको ये समझना है। उसके बाद दूसरा कथन है इसमें, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया। तीसरा विकल्प है, इस संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो यहाँ पर जो गलत है वो गलत ये है, विकल्प बी जो है ये गलत है, बाकी विकल्प ए और विकल्प सी सही है। तो आपसे पूछा गया था कि बताइए गलत विकल्प कौन सा है, तो गलत विकल्प क्या है, विकल्प बी जो है गलत है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ही थे और इसी समय क्या हुआ था कि संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में, जो इस संशोधन के द्वारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था की जहाँ तक बात है वो जोड़ी गई थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 53 पर चले आते हैं। 53 नंबर कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? ये अनुच्छेद 21 में जो है निजता का अधिकार संरक्षित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। निजता का अधिकार संरक्षित है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार जो है वह संरक्षित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो धन का केंद्रीकरण जो है ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व का जो है कि उल्लंघन करता है, इसीलिए धन का केंद्रीकरण नहीं करने की बात हुई। आप लोग जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार जो था सब पहले मौलिक अधिकार था और बाद के समय में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। पहले अनुच्छेद 31 में जो है कि वो संपत्ति का अधिकार था, अब 31 खाली है, संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया है। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी बच गई है? 6। इसी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। कहता है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो इसका सीधा मैं उत्तर आपको बता दे रहा हूँ, कोई सरकार जो संविधान के सीमाओं से परिबद्ध हो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से बंधे हो उसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक सरकार। और वैसा सरकार जो संविधान के सीमाओं से परे हो, बंधे हुए नहीं हो, बहुत ऊपर हो, उसको संवैधानिक सरकार नहीं कहेंगे, उसको राजतंत्र फिर कह देंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। कच्चे फल को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप लोग सूत्र नहीं देखे होंगे या कुछ स्टूडेंट देखे होंगे तो वे ठीक ठाक मतलब बढ़िया पढ़ने में स्टूडेंट हैं, और जो नहीं देखे थे आप लोग ये सुने होंगे कि कच्चे फल को पकाने के लिए हम लोग एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। कौन सी गैस का? एसिटिलीन गैस का। एसिटिलीन गैस का यदि फार्मूला आपको नहीं पता हो तो यहाँ पर अब C2H4 आप अभी से जान सकते हैं। तो ये इसी एसिटिलीन का सूत्र है C2H4। तो कच्चे फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C2H4।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। निम्नलिखित यौगिकों को जोड़ों में से कौन से जोड़े एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक हैं? तो एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक किसमें हैं? विकल्प ए है बेंजीन फिनॉल, बी है आइसोब्यूटेन और मेथेन, और विकल्प सी है आइसोब्यूटेन और क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है आपका विकल्प सी, आइसोब्यूटेन और क्लोरोबेंजीन। करने का मतलब एलिफैटिक यौगिक क्या है? तो आइसोब्यूटेन है, और एरोमेटिक यौगिक जो है वह क्लोरोबेंजीन है। तो दोनों आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती होता है तो हम यह कहेंगे कि, तो क्या कहेंगे आप? हम यह कहेंगे कि वस्तु का त्वरण अचर है। क्या कहेंगे? वस्तु का त्वरण अचर है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का त्वरण अचर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पर आइए। इसमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन नहीं करता है? तो प्रोटीन का पाचन नहीं करने वाला कौन सा एंजाइम है? तो प्रोटीन का पाचन नहीं करने वाले एंजाइमों की श्रेणी में विकल्प ए ट्रिप्सिन, विकल्प बी इरेप्सिन, विकल्प सी लाइपेज। यहां पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। कौन सा विकल्प है? सी। यानी कि प्रोटीन का पाचन नहीं करता। लाइपेज किसका पाचन करता है? तो लाइपेज जो है यह वसा का पाचन करता है, जबकि ट्रिप्सिन और इरेप्सिन ये दोनों प्रोटीन का पाचन करता है। ये दोनों प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। तो आपसे पूछा गया था यहाँ पर प्रश्न कि प्रोटीन का पाचन नहीं करता है वो कौन सा एंजाइम है? तो कहेंगे लाइपेज जो है ना ये वसा का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्लोरोफिल वर्णक में कौन सी धातु उपस्थित होती है? क्लोरोफिल जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहीं पर होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 कच्चे पदार्थ का होना जरूरी होता है। एक तो सूर्य प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा जल। यह पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से ऑक्सीजन मतलब आप यदि ग्लूकोज को देखेंगे तो C6H12 और O6, तो ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आता है? तो ये ऑक्सीजन आता है एक्चुअली जल के ऑक्सीजन से। ठीक है। तो क्लोरोफिल वर्णक में पूछ रहा है कि कौन सी धातु उपस्थित होता है? तो मैग्नीशियम धातु जो है यह क्लोरोफिल वर्णक में उपस्थित होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के कार्यस्थल राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक प्रश्न बन गया। यहाँ मैंने जानबूझकर बड़ा करके प्रश्न को बनाया है ताकि प्रश्न के साथ भी आपको उत्तर मिलता रहे। प्रोटीन संश्लेषण के कार्यस्थल राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होगा? तो राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्यस्थल राइबोसोम है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका में। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम कहें या राइबोसोम कहें एक ही बात है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंस है। तो किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है? तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि कभी यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूछ दिया जाए तो ये होगा उसमें 80S टाइप का राइबोसोम। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S टाइप का राइबोसोम होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु की यदि बात करें, वायरस की बात करें, तो इसमें किसी प्रकार का एंजाइम्स नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है। किसी गतिशील वस्तु का वेग आधा करने से उसका संवेग भी आधा हो जाएगा। किसी वस्तु का, गतिशील वस्तु का यदि वेग आधा करेंगे तो संवेग भी आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है। नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 5 होती है। नीले तोते के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या 5 होती है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। पेट की अम्लता दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है।
तो पेट की अम्लता दूर करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो बेकिंग सोडा उपयोग होता है। पेट की अम्लता दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। पेट की अम्लता दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर के 70 तक करंट अफेयर्स का प्रश्न है और मैंने काफ़ी सेलेक्ट करके बहुत छटनी करते हुए इस करंट अफेयर्स के प्रश्न को लाया है। तो पांचों करंट अफेयर्स आप देखेंगे। इससे पहले मैं अपने बुक का प्रचार कर लूं कि ट्रिकी जीएस एक छोटी पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन उस बुक में किया गया है और ऑनलाइन भी बुक उपलब्ध है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, लेकिन डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक के माध्यम से खरीदेंगे तो जेन्युइन कीमत पर आपको पुस्तक अपने घर तक डिलीवर्ड कर दिया जाएगा, वो भी कम से कम समय में। तो आप ट्रिकी जीएस लेना बिल्कुल भी नहीं भूलें और वो आपके एग्जाम में कम समय में एग्जाम की तैयारी कैसे करनी हो तो ट्रिकी जीएस से करनी पड़ती है। तो जरूर खरीदें और उसको पढ़ें। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? तो चर्चा में रहा माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद अगला नेक्स्ट है, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? VVVI प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये है आपके यहाँ पर ध्यान दीजिए। प्रश्न है कि हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? विकल्प ए अक्षय कुमार, विकल्प बी रणवीर कपूर, विकल्प सी शाहरुख खान। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किनको मिला है? वो अमिताभ बच्चन को मिला है, इनमें से किसी को नहीं मिला है। किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये शायद तमिलनाडु में किया गया है। एक मिनट, हाँ तमिलनाडु में किया गया है। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पर चल जाते हैं। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? भारतीय नौसेना के नए प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी बन गए हैं। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के तौर पर किसने नियुक्ति की है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। और आज का यह अंतिम प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है युवराज सिंह को। ये याद रखेंगे, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया है। तो इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो देखने के लिए बने रहे शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।